प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रथम सेमेस्टर के तहत आपको उद्यमिता विकास विषय अनिवार्यता पढ़ना है। मैं अपना परिचय दे दूं। आज आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे डॉक्टर DC राठी, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना जो आपके महाविद्यालय में भी संचालित है, मैं उस योजना से जुड़ा हुआ हूं। और आज हम बात करेंगे उद्यमिता विकास जो विषय आधार पाठ्यक्रम के तहत आपको पढ़ना है, वो उसका क्या व्यावहारिक महत्व है और उसमें किन किन चीज़ों पर आपको विशेष फोकस करना है, सारी इकाइयों में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आप सब यह भी जानते हैं कि बेरोजगारी की जो समस्या हमारे देश में है, उस समस्या का अगर हमें समाधान ढूंढना है तो निश्चित रूप से हमें उद्यमिता शिक्षा की ओर जाना होगा। इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ताकि आप प्रथम वर्ष से ही, जब फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो, तभी आप ये तय करें कि क्या आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप नौकरी करना चाहेंगे, जॉब में जाना चाहेंगे या अपना स्वरोजगार करेंगे। यदि आप स्वरोजगार के फील्ड में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह विषय आपको बहुत सहयोग करेगा। काफ़ी आप आगे बढ़ने के लिए, आप करियर में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से विषय आपको सहयोग प्रदान करेगा। हम बात करते हैं कि उद्यमिता है क्या, उद्यमिता विषय हम क्यों पढ़ें। इसके लिए हमें ये देखना होगा, देखिए, स्वरोजगार उद्यमिता विकास बेरोजगारी की विकट समस्या के समाधान का एक व्यावहारिक विकल्प है, ये आप सब लोग जानते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश की बेरोजगारी कम हो तो निश्चित रूप से हमें स्वरोजगार की ओर आकर्षित होना पड़ेगा, स्वरोजगार को हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यह भी जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर सभी लोग अगर नौकरी की बात करेंगे, नौकरी देने वाले की भी आवश्यकता होगी, जॉब प्रोवाइडर की भी आवश्यकता होगी, नौकरी देगा कौन। इसलिए हमें इस विषय पर विशेष फोकस करना है। और आप सब लोग विद्यार्थियों को आपको बताया भी होगा कि आपको 6 सेमेस्टर के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क भी करना होगा, परियोजना कार्य भी आपको करना होगा। परियोजना कार्य आपका जो होगा वो आपका रोजगार या स्वरोजगार पर आधारित होगा। अधिकांश विद्यार्थी, देखा गया है कि कुछ लोग BA, BCom और BA के विद्यार्थी, कुछ जब BCom में एडमिशन लिया होगा तो उनका मन में प्लान रहा होगा कि हम बैंकिंग सेवा में जाएंगे, हम इंश्योरेंस के फील्ड में जाएंगे, या हम CA करेंगे, CS करेंगे, ICWO करेंगे। हमारे जो आर्ट्स के विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि हमें अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की ओर हम आकर्षित होंगे, या हम हिंदी अंग्रेजी में अच्छे टीचर बनने की बात करेंगे। ऐसे कई विकल्प आपके सामने हो सकते हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति का, हर विद्यार्थी का एक उद्देश्य होता है, परंतु फिर भी मैंने देखा है, एक अनुभव हमें ये बताता है कि अधिकांश विद्यार्थी जब प्रोजेक्ट की बात आती है तो उनका प्रोजेक्ट स्वरोजगार आधारित होता है। अब जब आप प्रोजेक्ट स्वरोजगार आधारित करना चाहते हैं 5th या 6th सेम के साथ, तो आपको इस विषय को सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। इस विषय की एक एक चीजों को, हर इकाई में जो जो चीजें दी गई है, उन सब चीजों को आपको ध्यानपूर्वक न केवल पढ़ना होगा, समझना होगा, बल्कि व्यावहारिक रूप से यदि इसका प्रयोग आपको करना है तो आप क्या क्या करेंगे, ये निश्चित रूप से आगे के व्याख्यान में आपको बताया भी जाएगा। परंतु आज आप थोड़ा सा देखें कि ये चीजें है क्या। ड्रकर ने कहा है कि उद्यमिता के पूर्व प्रत्येक संयंत्र एक कूड़ा कचरा तथा प्रत्येक खनिज मात्र एक चट्टान। अब आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आपके पास इंडस्ट्री है परंतु आप में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना नहीं है तो निश्चित रूप से आप उनका कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आपके यहाँ खनिज पदार्थ भी है किंतु आप उसका यूटिलाइजेशन यदि नहीं करेंगे तो वो भी एक प्रकार की चट्टान की तरह है। तो आपको चीज समझना होगी कि यदि हमें उद्यमिता के फील्ड में जाना है तो ये सब चीजें हमें करना होगी। एक कहा है कि उद्यमिता विकास ही आर्थिक विकास की मुख्य धुरी है। यदि हम देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें उद्यमिता विकास की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। और उद्यमिता के बारे में अधिक आप विद्यार्थियों में प्रश्न होगा कि धन कमाने का एक साधन, उसको हम उद्यमिता कह सकते हैं, या जहाँ उद्योग व्यवसाय लग जाए उसको हम उद्यमिता कहेंगे। ये तो ठीक है, ये इसका अर्थ है ही है, किंतु मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपके कैरियर का सर्वोच्च विकल्प भी उद्यमिता शिक्षा हो सकती है यदि आप इसको सीरियसली पढ़ें तो। और यही नहीं, आजीविका उपार्जन का एक सबसे अहम अगर कोई साधन यदि हो सकता है तो वो आपके लिए उद्यमिता हो सकता है। इसलिए आप इस विषय को हल्के से न लें, सीरियसली लें। हमारे देश में मानव संसाधन की कमी नहीं है, कमी है केवल उद्यमी सोच को विकसित करने की। और जब तक ये उद्यमी सोच आप में विकसित नहीं होगी तब तक हमारे देश के मानव संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते। मानव संसाधन किसी भी देश के लिए खजाना होता है।
इस खजाने का उपयोग अगर हम करेंगे, यदि सही दिशा में हमारे मानव संसाधन को लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम धनोपार्जन कर पाएंगे। और यदि हमने इसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया, मानव संसाधन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया, या ये कोई काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसका कोई मूल्य नहीं होगा। अतः हमें समझना होगा यदि मानव संसाधन का अगर सही उपयोग यदि करना है तो निश्चित रूप से हमें उद्यमी सोच को विकसित करना ही पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारी मैं देख रहा हूँ छात्र छात्राएं बैठी हुई, कई छात्राओं के मन में प्रश्न होता होगा कि साहब जो जिसके परिवार में उद्यमिता, जो जिसके परिवार में लोग उद्यमी होते हैं वही लोग उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं। हम लोग, हमारे परिवार में तो सभी जॉब करने वाले हैं या इस प्रकार का कोई काम नहीं करते, इसलिए हम उद्यमिता के फील्ड में नहीं जा सकते। आप अपने मन से इस सोच को निकालिए। ये आपका पूर्वाग्रह है कि उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आज की तारीख में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे संचालित होते हैं, मार्गदर्शन कई प्रोग्राम आपके संचालित होते हैं और अनेक मोटिवेशन की योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप लोग भी बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उद्यमिता विकास के अंतर्गत जो जो इकाइयों में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है और उसमें आप किन किन चीजों पर विशेष ध्यान आपको देना है, ताकि अगर आपने उन चीजों को समझ लिया तो आगे की चीजों को समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं उद्यमिता है क्या। ये आपको बताया जाएगा उद्यमिता है क्या। मैंने भी आपको बताया कि उद्यमिता का मतलब होता है एक हमारे विद्यार्थी में रिस्क लेने की क्षमता कैसे डेवलप हो, वो किस प्रकार से अपना व्यवसाय उद्योग संचालित करे, किस प्रकार से वो मानव संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग करे, अपने संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग करे और राष्ट्र के आर्थिक निर्माण में, देश के आर्थिक निर्माण में किस प्रकार से सहभागी बने। ये चीजें हमें उद्यमिता की परिभाषा जो अनेक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आपको पढ़ने को मिलेगी। हमारे जो टीचर्स होंगे वो भी आपको बताएंगे, क्लास हमारे प्राध्यापक साथी बताएंगे, आपको बुक्स में भी वो चीजें मिलेगी। जब हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि किस प्रकार की परिभाषा अगर आप पढ़ते हैं तो उससे हम किस प्रकार से उद्यमिता के पूरे मीनिंग को समझ सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी इस टॉपिक के अंदर, इस इकाई में पढ़ना पड़ेगा कि उद्यमिता है क्या और उद्यमिता का महत्व क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम बेरोजगारी का हल चाहते हैं तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना होगा, मानव संसाधन का प्रयोग करना है तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश के सभी संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग हो तो भी हमें उद्यमिता शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको उद्यमिता की विशेषता और महत्व के दौरान पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी आगे के व्याख्यानों में। अब यहाँ पर आता है उद्यमी के प्रकार। आप समझ लो कि उद्यमी के भी कोई प्रकार होते हैं। उद्यमी तो वो होता है जो व्यवसाय उद्योग चला ले, उसको हम उद्यमी कह सकते हैं। और उद्यमी के भी कई प्रकार हैं। आप जब ये देखेंगे इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीजें, एक उद्यमी होता है इनोवेटर, एक होता है जो पहले से जो चीजें लागू है, पहले से जो चीज चली आ रही है उसी चीजों पर काम करना, और एक उद्यमी होता है जिसके मन में नया विचार होता है, जिसको नवाचार बोलते हैं। तो आज की तारीख में हमें आवश्यकता ऐसे नवाचार उद्यमियों की है जो कि नए नए प्रोडक्ट को जनता की जो आकांक्षाएं, आवश्यकताएं, उनको अपने प्रोडक्ट से जोड़ दे। इस प्रकार के उद्यमी की आज हमें आवश्यकता है। तो आप उद्यमी के तमाम प्रकार के प्रकार इसमें पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया। कुछ नकलची उद्यमी भी आप पढ़ेंगे कि साहब वो जिसका किसी ने कोई काम कर रहा है उसी प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ा रहा है, वो हो सकता है। आप पढ़ेंगे आलसी प्रकार का उद्यमी होता है जो कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है रोजी रोटी मिल रही है उसी में हम संतोष है, हमें आगे कुछ नहीं करना। इस प्रकार के उद्यमी भी आप पढ़ने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम व्यवसाय के आकार के हिसाब से यदि देखें तो उसमें भी उद्यमी के कई प्रकार हो सकते हैं। सूक्ष्म उद्यमी हो सकता है, लघु उद्यमी हो सकता है, मध्यम उद्यमी हो सकता है, या एक बृहद पैमाने पर काम करने वाला उद्यमी भी हो सकता है। ये तमाम प्रकार के प्रकार आप निश्चित रूप से इस इकाई के दौरान पढ़ेंगे। इसी में आप उद्यमी के कार्य पढ़ेंगे। अब उद्यमी के कार्य में आप समझते होंगे कि एक व्यवसाय के जन्म की परिकल्पना से लेकर उसके संचालन तक अनेक प्रकार के कार्य एक उद्यमी को संपादित करना होते हैं। ये सारे कार्य आपको इस इकाई के दौरान पढ़ने को मिलेंगे। इसी के साथ प्रश्न उठता है कि अभिप्रेरणा, उद्यमी अभिप्रेरणा क्या होती है। आप देख रहे होंगे कि आपने भी जब बीकॉम या बीए लिया तो निश्चित रूप से इसके लिए कोई ना कोई अभिप्रेरित तत्व आपके सामने रहे होंगे। आपके परिवार में बहुत से लोग चर्चा कर रहे होंगे कि अगर हमारे यहाँ पर भी इस प्रकार का उस समय अगर कॉलेज की सुविधा होती तो हम भी बीए कर लेते, बीकॉम कर लेते और आगे की पढ़ाई जारी रखते। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो सुविधा नहीं थी, इसलिए वो लोग नहीं पढ़ पाए। तो यही चीज यहाँ पर भी होती है कि अगर हम किसी एक व्यवसायिक व्यक्ति को उद्यमी बनाना चाहते हैं तो उसे हमें अनेक प्रकार से अभिप्रेरित करना होगा कि वो क्यों उद्यमिता के फील्ड में जाए। उसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसके माध्यम से वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अब जैसे हम अभिप्रेरणा की बात करें, यदि आप किसी व्यवसाय
स्थान विशेष पर उद्योग लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें वहां पर यह देखना पड़ता है कच्चा माल उपलब्ध है नहीं है। यदि सरकार की ओर से या कोई एजेंसी अगर हमें इस काम में सहयोग कर दे तो उद्यमी क्या होता है, विपरीत होता है कि हम वहां पर व्यवसाय उद्योग लगाएंगे। यदि मशीनों के ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति, लेबर यदि हमें इजीली मिल जाए, 3 प्रकार के, आप देखिए आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे, 3 प्रकार के कर्मचारियों की हमें आवश्यकता होती है। एक होता है स्किल्ड लेबर, एक होता है सेमी स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। अब हम कोई विशेष प्रकार की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की स्किल की यदि आवश्यकता है तो निश्चित रूप से हमें स्किल लेबर की आवश्यकता होगी। यदि हमारे ITI, पॉलिटेक्निक यदि इस प्रकार के व्यक्ति यदि हमें प्रदान करते हैं तो एक उद्यमी को अपना व्यवसाय लगाने के लिए अभिप्रेरित होता है। वो भी समझता है कि मुझे इस प्रकार की कोई समस्या मेरे सामने नहीं होगी। मार्गदर्शन देने वाले यदि आपको मिल जाए कि अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसके हम आगे चर्चा करेंगे कि अगर उद्यमी के लिए क्या क्या चीजें, कौन कौन सी स्टेप में उसे क्या क्या करना होता है, यदि उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में नहीं आती बनाना, यदि उसकी इसको जानकारी मिल जाए तो वो अभिप्रेरित होता है कि निश्चित रूप से मैं ये काम करूंगा। यदि उसको ये पता लग जाए कि वो जहाँ रहता है, जिस जिले में रहता है, उस जिले में किस प्रकार के व्यवसाय या उद्योग स्थापित हो सकते हैं, यदि इसकी जानकारी भी उसके पास है तो निश्चित रूप से वो अभिप्रेरित होता है कि मुझे ये उद्योग यहाँ पर लगाना चाहिए। जैसे कई घटक आप पढ़ेंगे कि ऐसे कई ऐसे तत्व हैं जो उद्यमी को अभिप्रेरित करते हैं कि वो व्यवसाय उद्योग के क्षेत्र में क्यों आए। अब आती है हमारी इकाई 2। जरा ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, इसमें जो पहला पार्ट है आप सब लोग देख भी रहे हैं, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा एवं विचारों की स्थापना। हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आप भी अगर बीकॉम कर रहे हैं या BA कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका भी कोई लक्ष्य होगा कि मुझे ये करने के बाद ये चीज करना है। वही चीज आपकी व्यवसाय में भी होती है कि एक व्यवसाय की शुरुआत लक्ष्य से ही होती है कि हम पहले ये तय करें कि हम किस लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं। तो आप पहले टारगेट तय करें, लक्ष्य तय करें, और लक्ष्य तय करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपके मन में जो आइडियाज है उन आइडियाज को आपको कार्य रूप में परिणत करना होता है। तो निश्चित रूप से सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, लक्ष्य का निर्धारण। अब जब आप लक्ष्य का निर्धारण वाला टॉपिक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि लक्ष्य तो आपने तय कर लिया, पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के चैलेंजेस, कई प्रकार की चुनौतियां भी आपके सामने होगी। और ये चुनौतियां आपके सामने 2 प्रकार की हो सकती है, एक इंटरनल हो सकती है, एक आपकी एक्सटर्नल हो सकती है। मतलब एक वे चुनौतियां हो सकती है जो आपकी व्यवसाय के दौरान जिनसे आपको जूझना होगा, और एक वो होंगी जो बाहर, जिस हम संस्था के बाहर की हम बात करें, उद्योग के बाहर की हम बात करें, तो वहां सर भी हमें अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमें बात करता हूँ इंटरनल चुनौती क्या हो सकती है आपके सामने। मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय उद्योग स्थापित कर भी लिया और बाद में पता चलता है रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम, मशीनें ठीक प्रकार से काम करने कर रही है, मशीनों के ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति ठीक प्रकार से कार्य नहीं मिल पा रहे हैं, एक चुनौती आपके सामने वो हो सकती है। तो ऐसी इंटरनल चुनौतियां हो सकता है आपने जो पूंजी लगाई हो, फिक्स कैपिटल में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो चुका हो और वर्किंग कैपिटल आपके लिए उतनी नहीं हो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जो हम आगे की इकाई में देखेंगे इसके बारे में। तो ये चैलेंजेस आपके इंडस्ट्री के अंदर के हो सकते हैं। अब बाहरी, कई बार ऐसा होता है बाहरी चीजें भी प्रभावित करती है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में, जैसे सरकार की पॉलिसी भी हो सकती है, वो भी आपके लक्ष्य को निर्धारण में, लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग भी कर सकती है। जैसे सरकार जिस इंडस्ट्री को आप लगाना चाहते हैं उसमें उन्होंने विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रखी है, तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। परंतु यदि सरकार उस प्रकार के उद्योग को नहीं लगाना चाहती है, उसमें उतना उनका जो सहयोग मिलना चाहिए आपको नहीं मिल रहा है, तो एक चुनौती आपके सामने वो भी हो सकती है। यदि ठीक इसी प्रकार से कच्ची सामग्री की समस्या, बाजार में मालिक कोई आपके सप्लायर ऐसे नहीं है, पूर्ति करता नहीं है, मौसम जैसा भी हम देख रहे हैं, मौसम यदि ठीक नहीं है और मौसम की वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए कि आप प्रॉपर तरीके से कच्चा माल प्राप्त नहीं कर सके। तो ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आएंगी उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। अब यही पे एक बात आती है समस्याएं। निश्चित रूप से समस्याएं हर फील्ड में। अब अगर हम समस्या की बात करें तो आपको 3 चीजों पर विशेष करके ध्यान रखना होगा कि 3 प्रकार के व्यक्ति जनरली पाए जाते हैं। एक तो वह होते हैं जो जैसी समस्या आती है उसका तत्काल निदान ढूंढते हैं, तत्काल उसको ये कोशिश करते हैं कि समस्या का हल कर लिया जाए। दूसरा वे व्यक्ति है जो सोचते हैं कि अभी तो हमारे सामने एक ही समस्या है, अभी तो 2-4 जब समस्या हो जाएगी तब इसको देखेंगे। जैसा भी कई विद्यार्थी सोचेंगे अभी तो अगस्त का महीना है, अभी तो पढ़ाई में परीक्षा का दिन तो काफी लंबा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम होगी। अभी ठीक है, अगर कोई चैप्टर की समस्या रहेगी, 2-4 जब चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे प्रॉब्लम, तब एक साथ सर से समाधान उसका ढूंढ लेंगे। हो सकता है इस प्रकार के व्यक्ति भी कुछ मिल जाएंगे आपको। और तीसरे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने लिए भी समस्या उत्पन्न करते हैं और सामने वाले के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं।
तो तीनों प्रकार की कैटेगरी के व्यक्तियों के बारे में आपको जानना पड़ेगा इस इकाई के अंतर्गत। और हमें यदि वास्तव में किसी भी फील्ड में यदि हम जाना चाहें तो हमारी प्रवृत्ति यही हो कि कोई भी समस्या यदि हमारे सामने आती है तो हम तत्काल उसका निदान ढूंढें। यदि हम समस्या को बढ़ने देंगे तो निश्चित रूप से हम समस्या का समाधान बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिविटी की बात आती है कि सृजनात्मकता यदि आप में, क्रिएटिविटी का मतलब होता है एक सोच जिसको हम बोल सकते हैं, और एक इस प्रकार का सोच जो आपको नई चीज करने के लिए अभिप्रेरित करे, वो आपको सृजनात्मकता की श्रेणी में लाया जाता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी छात्राएं भी बैठी हुई है, यदि चाहती कि हम फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिविटी का। अगर आप में क्रिएटिविटी होगी तो आप उस फील्ड में जल्दी सक्सेस होंगे। यदि आप अपैरल ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपकी क्रिएटिविटी का बड़ा महत्व है। तो निश्चित रूप से आप इस इकाई में यह जानेंगे कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या है और किस प्रकार के उद्योग में हमें ज्यादा क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। हालांकि क्रिएटिविटी की आवश्यकता हर फील्ड में, परंतु कुछ इंडस्ट्रियां, कुछ व्यवसाय इस प्रकार के हैं, विशेषकर सर्विस सेक्टर में भी कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जिसमें हमें सृजनात्मकता पर विशेष फोकस करना। अगली बात आती है कि क्रमबद्ध तरीके से हमारा प्लान कैसे बने, हम क्रमबद्ध तरीके से योजना कैसे बनाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करना है, कैसे करना है, किसके सहयोग से करना है, कौन कौन से साधन हमें लगेंगे, इन सब के लिए हमें पहले तो हम व्यवसाय में सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको पग पग पर प्लानिंग की चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने को मिलेगी कि हम किस प्रकार से हम प्लानिंग करें, और प्लानिंग करने के साथ साथ हम हमारी कैपेसिटी के आधार पर हम किस प्रकार से लोगों को गाइड करें। दिशाबद्धता भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, निर्देशन देना भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपके अंदर में बहुत सारे कर्मचारी काम करेंगे, बहुत सारे लोगों का आपका नेटवर्क होगा, उन सब के लिए आपको दिशाबद्धता, निर्देशन का काम भी आपको करना पड़ेगा। निर्देशन के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन आपको निश्चित रूप से बनाए रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको नियंत्रण, कंट्रोलिंग आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर करना पड़ेगी। और इसके साथ साथ एक आता है आपका आत्मविश्वास। देखिए, यदि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि आप में नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपने देखा होगा कि जब आपकी शून्य क्लास हुई या शून्य क्लास के दौरान आपको बताया गया होगा कि किस प्रकार से हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, SWOT। स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमें कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें कौन सी कमी है। मैं संक्षेप में आपको वो चीज भी बताऊंगा कि हम इस टॉपिक के अंदर उन चीजों को क्यों पढ़ें। स्वॉट का मतलब होता है आप अपने स्ट्रेंथ को जानें कि आप में कौन सी ऐसी खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग कर सकती है, उनकी आप एक सूची बनाएं। हो सकता है आप में बहुत सारे विद्यार्थियों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ाने में सहयोग। अब हो सकता है कि कुछ चीजें जैसे आप में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। यदि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे धैर्य तो रखना पड़ेगा, मुझे कैपिटल का सही यूज करना आना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें होती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, उसकी एक लिस्ट बनाए, सूची बनाए। और उसके साथ साथ जब आपने अपने स्ट्रेंथ की सूची बनाई है तो आप अपने कमियों की भी सूची बनाए। अगर जो चीज आप में नहीं है उन कमियों में आप दर्ज करें, इन कमियों को आप लिखें। क्योंकि होता है कि हम कमियों को ये बोल देते कि हाँ, अधिकांश विद्यार्थी ने देखा था ये कमी मुझ में है, और उन कमियों को हमने दूर करने की कोशिश नहीं की। हमें उस कमी को दूर करने की कोशिश भी करना होती है। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है हम उनको रिटर्न में लाएं, उनको लिखित में लाएं, और उनको हम अच्छाइयों में, हमारी स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करें। और यही जो आपकी स्ट्रेंथ है, इसी के आधार पर हमें तय करें कि हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, अवसर हमारे सामने, अवसरों के बारे में। और इसके साथ साथ यदि हमने इन तीनों चीजों को देख लिया है तो हम ये भी देखें कि हम व्यवसाय उद्योग में जिस भी फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसमें आने वाले समय में मेरे सामने कौन कौन से चैलेंजेस, चुनौतियां कौन कौन सी आपके सामने होगी, उन चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि आज आप देखिए, आज जो चीज चलन में है कल वही चीज आउट ऑफ होगा, उसके स्थान पर कोई नई वस्तु उसका रूप ले लेती, कोई नई वस्तु उसके सामने आ जाती। तो हमें इस प्रकार की चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और इस प्रकार आप स्वॉट एनालिसिस करके आप अपने स्वयं के आत्मविश्वास का विकास निश्चित रूप से करते हैं। इसी इकाई का जो पार्ट है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित है। कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के टाइम में। आपके यहाँ पर कई बार कुछ लोग होना आवश्यक है, हम इंटरव्यू हमें देना पड़ता है तो उसके लिए हमें संप्रेषण कला आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से आज आप यदि
कोई उद्यम भी लगाएंगे, व्यवसाय भी लगाएंगे, तो अपन आगे देखेंगे कि सरकार की कई योजनाओं में अब इस चीज को भी इंक्लूड किया गया है कि एक विद्यार्थी को किसी भी योजना से जोड़ने के पहले, स्वरोजगार की किसी भी योजना से जोड़ने से पहले उसका एक संक्षिप्त इंटरव्यू भी लिया जाए। अब उस इंटरव्यू में भी आपकी संप्रेषण कला जो आप हैं, उस संप्रेषण कला की निश्चित रूप से वहां पर देखा जाता है, परखा जाता है कि आप उस यूनिट के बारे में जो आप लगाना चाहते हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कि शाब्दिक अशाब्दिक दो प्रकार के जो हमारे संप्रेषण है उनको आप पढ़ेंगे कि वर्बल नॉन वर्बल हमारे कम्युनिकेशन क्या है, उसको हम देखेंगे। ये हमारा कम्युनिकेशन किन किन चीजों से प्रभावित होता है, हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि आपको प्रभावित करने का आपको पढ़ने का मिलेगा। और इसके साथ साथ आज की तारीख में कैसे मॉडर्न मोड है जिनके माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं। जैसे मैं जो आपसे आज संप्रेषण कर रहा हूँ, ये आपका आधुनिक तकनीक का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे पास मोबाइल है, आज आप पढ़ रहे होंगे ई कॉमर्स का जमाना है। ई कॉमर्स का मतलब आप समझते होंगे, अब ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। अब हमें कोई शॉप भी लगाने की आवश्यकता नहीं, हम हमारी ऑनलाइन हमारी चीजों को प्रेजेंट करें और उसके हिसाब से हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये भी एक संप्रेषण का आधुनिक तरीका है। तो इस प्रकार आपको संप्रेषण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ये भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। तो आप इन सारी चीजों को सीरियसली लेंगे तो निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी कहा, आप अपने व्यक्तित्व का अच्छे से विकास कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है इस विषय को पढ़ने के बाद। इकाई 3, इसमें आप देखेंगे परियोजना प्रतिवेदन। अब देखिए यही बात आती है, अगर आप अपने किसी सीनियर स्टूडेंट से आप मिलेंगे जो 5th 6th सेम क्लियर कर चुके होंगे, अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो सब आपको बताएंगे हमने 6th सेम में प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट प्रतिवेदन बनता कैसे, प्रोजेक्ट प्रतिवेदन में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इस इकाई में पढ़ने को मिलेगी। जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के फील्ड में जाना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले तय करना पड़ेगा आप करना क्या चाहते हैं। जैसे आपने ये भी जाना होगा कि 3 प्रकार के हमारे पास तरीके हैं, या तो हम ट्रेडिंग में जाएं, बनी बनाई वस्तु लाकर बेचें, एक विकल्प हमारे पास ये हो सकता है। क्योंकि हर चीज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक जैसी नहीं बनती है, हर चीज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग तरीके से बनेगी। दूसरा होता है सर्विस सेक्टर, यदि हम सेवा उद्योग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कैसे बनाना होगी वो आपको समझना पड़ेगा। और यदि आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, निर्माण उद्योग में आप जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अलग प्रकार की परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना होगा। तो परियोजना प्रतिवेदन बनाने के पहले आप पहले यह समझें कि आप किस प्रकार के व्यवसाय में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, या आप जो तय कर रहे हैं कि मुझे प्रोजेक्ट लेना है 5th या 6th सेम में, वो मेरा प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड होगा, तो मैं किस प्रकार की परियोजना का चयन करूं, इसका निर्णय भी आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस विषय को पढ़ने के साथ साथ ये तय कर लेना है कि आप किस प्रकार के प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं। देखिए यदि आपने यह तय अभी कर लिया 1st सेम 2nd सेम के दौरान, तो जब आप 6th सेम में आएंगे आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज को, इस इकाई को बड़े सीरियसली लें। अब प्रश्न उठता है हम परियोजना का चयन करें कैसे। परियोजना चयन करने के पहले सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं। पहले आप प्रोडक्ट तय कीजिए, या आप सेवा में जाना चाहते हैं तो किस प्रकार की सेवा में आप जाना चाहेंगे। आप जैसे छात्र हैं, क्या ब्यूटिशियन के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, यदि ब्यूटिशियन का कोर्स वो करना है आपको तो उसकी परियोजना रिपोर्ट आपको कैसे तैयार करना है इसके बारे में आप जाने समझे। यदि आप चाहते हैं कि मिनरल वाटर बनाने का मुझे प्लान डालना है तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होगी उसके बारे में हम जाने समझे। तो ऐसी कई प्रोजेक्ट आपको पढ़ने को भी मिलेंगे इसके साथ साथ। और यदि आप इंटरनेट फ्रेंडली है, कंप्यूटर फ्रेंडली यदि आप हैं, तो आपको इंटरनेट से कई प्रोजेक्ट पढ़ने को समझने को मिलते हैं जिसके आधार पर आप अपने प्रोजेक्ट को खुद अच्छा सा बना सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट तय कीजिए, प्रोडक्ट के आधार पर तय कीजिए कहाँ से कच्चा माल मिलेगा, लेबर कहाँ से मिलेगा, मुझे फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, बैंक से मुझे फाइनेंस कराना तो किस बैंक से कराना है, यदि मुझे फाइनेंस कराना है और किसी सरकार की योजना से जुड़ना है तो मुझे किस प्रकार की कौन सी योजना स्वरोजगार से मुझे जुड़ना होगा। इन सब के बारे में आपको निर्णय करना पड़ेगा परियोजना प्रतिवेदन बनाने के पहले। इसमें आप पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट के पहले का प्लान आपका, जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट चलेगा कैसे, उस समय का आपका एक प्रतिवेदन का एक पार्ट होता है। और इसके बाद होता है ऑपरेशन वाला पार्ट कि हम जब हमने व्यवसाय शुरू कर दिया तो उसको हम ऑपरेशन हम किस प्रकार से करेंगे। ये सारी चीजें आपको परियोजना प्रतिवेदन के इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने को निश्चित रूप से मिलेगी। तो आप इस परियोजना प्रतिवेदन वाला जो हिस्सा है इसको आप सीरियसली लें। और विशेषकर मेरा जो कला संकाय के विद्यार्थी बैठे हुए सामने में देख रहा हूँ वाणिज्य जी के साथ साथ, वो विद्यार्थी क्या होता है कि सोचते साहब तो इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं,
हमें में देखिए, आज की तारीख में कोई भी चीज, कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि आप उसको सीरियसली पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आप स्वयं अपना प्रोजेक्ट खुद बना सकते हैं। आपको किसी भी अन्य व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए आप इस चीज को सीरियसली लें। अगला, इसी में जब आपने परियोजना बना ली है, तो फिर आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस आधार पर चलाएंगे। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो होगा, किस उसका चयन आप किस प्रकार से करेंगे, उसके काइंड का चयन आप किस प्रकार से करेंगे। जैसे आप सोल ट्रेडर बनना चाहते हैं, एकाकी व्यापारी बनना चाहते हैं, या पार्टनरशिप स्थापित करेंगे, या कोऑपरेटिव समिति बनाकर। हालांकि संगठन के प्रकार और भी हैं, पर आपके सिलेबस में केवल 3 चीजों पे हाईलाइट किया गया है। तो इन तीनों चीजों के बारे में आप जानिए कि अगर मान लीजिए मुझे बहुत छोटे स्तर पर कोई व्यापार काम करना है, तो हमारा ध्यान जाएगा हम एकाकी व्यापार की ओर जाए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा स्वयं का नियंत्रण रहे, सारे लाभ का अधिकारी भी मैं स्वयं रहूं, हानि भी मैं स्वयं में उठाऊं, मैं स्वयं में सारे कार्य करूं, मेरी व्यवसाय की गोपनीयता भी बनी रहे, अब अगर ये सब चीजें यदि आपके मन में है, तो निश्चित रूप से आपके जो संगठन का प्रकार होगा वो आपका एकाकी होगा। और ये सब चीज आपने पिछले क्लासेस में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अगला आता है पार्टनरशिप। जब हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय का आकार कुछ बड़ा है, तो हम एक से अधिक व्यक्ति के आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो उस परिस्थिति में हम पार्टनरशिप जैसे संगठन को भी अपना सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपके मन में यह भाव है कि मुझे लाभ की अपेक्षा मेरे जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन सब के हित को मुझे ज्यादा हाईलाइट करना है, उस परिस्थिति में हम सहकारी समिति जैसे विकल्प का चयन भी कर सकते हैं। तो आप इस इकाई के अंतर्गत, इस इकाई के इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि संगठन के विभिन्न प्रकार क्या हैं और उन प्रकार के चयन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, जिसकी मैंने अभी संक्षेप में आपके सामने चर्चा की थी। आप इन सब चीजों को इसके दौरान पढ़ेंगे। इसी इकाई में एक्स्ट्रा पार्ट है आर्थिक प्रबंधन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। छात्र हमारे कुछ तो इसीलिए घबराते हैं कि साहब हमें आर्थिक मैनेजमेंट करना नहीं आता, इसलिए हम एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में नहीं जाना चाहते। ऐसा आप अपने मन से निकालिए। आज कई ऐसी संस्थाएं में, कई ऐसे आपको सहयोग करने वाली संस्थाएं, मार्गदर्शन देने वाली संस्थाएं जो आपको बताएंगी किस प्रकार से हम सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो वित्तीय संस्थान में बैंकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हम अगर सरकार की किसी योजना से भी हम जुड़ते हैं स्वरोजगार की, तो हमें लोन किसी न किसी बैंक के माध्यम से मिलेगा। यदि हम सरकार की योजना से नहीं भी जुड़ना चाहते, तो आज की तारीख में कई ऐसे बैंक हैं जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, वो बैंक भी हमें सीधे लोन आपको प्रदान कर सकते हैं अपने स्वयं के स्वरोजगार के लिए। परंतु आपका जो प्रोजेक्ट है, जिसकी चर्चा आपने सेकंड इकाई में की, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, यदि प्रोजेक्ट को आपने सब तरीके से देख लिया है, आपने मार्केट सर्वे करने के बाद प्रोजेक्ट का यदि आपने चयन किया है, तो निश्चित रूप से बैंकर्स भी आपको सहयोग करेंगे। वो समझेंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं कि किसी की बातों को सुन लिया और आपने प्रोजेक्ट बनाकर और किसी एक अपना स्वयं का स्वरोजगार करना प्रारंभ कर दिया। उसके पीछे आपकी प्लानिंग रही है, उस प्लानिंग के आधार पर आपने इन चीजों को किया है। तो इस इकाई के अंतर्गत आप बैंकों की भूमिकाएं और आपका जो फाइनेंशियल प्लान है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्यवसाय में 2 प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब आप सब समझते हैं कि जो मशीन वगैरह, फर्नीचर वगैरह जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमारा इसका इन्वेस्टमेंट होता है, ये हम सब जानते हैं। परंतु इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर आपका जो सेकंड नंबर की पूंजी है, वर्किंग कैपिटल, उस पर हमें विशेष ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि कार्यशील पूंजी एक व्यवसाय का लाइफ ब्लड होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में यदि ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। वो स्थिति हमारी बिजनेसमैन के लिए होती है। यदि आपने वर्किंग कैपिटल को ठीक स्तर पर यदि नहीं रखा, तो निश्चित रूप से आप वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसकी आपने अपेक्षा की। कार्यशील पूंजी का सीधा मतलब होता है ऐसी पूंजी जो बिजनेस में दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो कच्चा माल आपको परचेस करना है, तो कच्चा माल को आपको पेमेंट करना होगा। हो सकता है उसके लिए कुछ क्रेडिट हो, 10 दिन, 8 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, पर उसके बाद हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा। आपने जो कर्मचारी रख रखे हैं उनको आपको वेतन देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। निश्चित रूप से मार्केटिंग, हमें वस्तुएं बेचना है, हमें हो सकता है सेल्समैन रखना पड़े, अन्य साधन हमें रखना पड़े। हमारा जो एक चैनल, सप्लाई चेन है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को मार्केट तक भेजेंगे, उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कई खर्चे होते हैं, ऐसे कई ऐसे आपको व्यय करना होते हैं दिन प्रतिदिन, जिसके लिए आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आप कार्यशील पूंजी का ठीक प्रकार से वैल्यूएशन करें। इस इकाई में आपको यह भी जानने को मिलेगा
कि किस व्यवसाय के लिए किस प्रकार से हमें कार्यशील पूंजी का निर्धारण करना चाहिए, या कार्यशील पूंजी का निर्धारण करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके माध्यम से हम व्यवसाय उद्योग के लिए सही कार्यशील पूंजी का निर्धारण कर सकते हैं। इसी इकाई में आपको पढ़ना पड़ेगा आर्थिक लेखा जोखा। और हमारे जो कॉमर्स के विद्यार्थी बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमारे इस इकाई में कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम तो सुबह से शाम तक जब उठते हैं क्लास में तो डेबिट क्रेडिट से हमारी शुरुआत होती है, तो उनके सामने कोई समस्या नहीं है। और जो हमारे कला संकाय के विद्यार्थी बैठे हैं वो समझ रहे होंगे साहब ये अकाउंटिंग होता है क्या है, डेबिट क्रेडिट होता है क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज ऐसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जिसके माध्यम से हम इजीली अकाउंटिंग हम रख सकते हैं। अब इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है नहीं। हमारे जब हम पढ़ा करते जब हमें लगता था कि हम हर चीज हमें किताब जो बुक्स में लिखा उसी के आधार पर हमें कोई निर्णय करना होता था। आज हम यदि इंटरनेट पे जाएं ऐसे कई सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है जो हमें अकाउंटिंग सिखा देते हैं कि किस प्रकार से हम अकाउंट लेखा जोखा रख सकते हैं। तो इसके अंदर आप यह जानेंगे कि अगर आप कौन कौन सी आपको व्यवसाय में कौन कौन सी पुस्तकें रखना होती है, जैसे रोकड़ भैया आप कैसे रखेंगे, क्रय पुस्तक आप कैसे रखेंगे, विक्रय पुस्तक आप कैसे रखेंगे। अगर आप इन सबको रखने के बाद और भी चीजें स्टॉक का वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, जब आप श्रमिकों को या आपके जो कर्मचारी उनको वेतन देंगे तो वेतन रजिस्टर का निर्धारण आप कैसे करेंगे। ये सारी चीजें भी आर्थिक लेखा जोखा के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, उसकी चर्चा क्योंकि जब वो टॉपिक आगा तब आपसे होगी, आपसे चर्चा की जाएगी। पर कितने प्रकार के खाते होते हैं, उन खातों का प्रभाव क्या होता है, खातों का शेष अल्टीमेटली कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस यदि तलपट यदि आपका बन गया तो उससे हम व्यापार खाता, लाभहानि खाता, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें आपको संक्षेप में, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं, संक्षेप में आपको जानने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से हम आर्थिक लेखा जोखा रख सकते हैं। अब आती है आपकी यूनिट 4 नंबर की इकाई, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन का प्रबंधन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब हमने सारी चीजें शुरू कर दी, व्यवसाय उद्योग लगाने के बारे में निर्णय कर लिया, तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें 4-5 चीजें आप देखेंगे कि कच्चा माल का क्रय कैसे करना है, कच्चा माल को क्रय करने की प्रक्रिया क्या होती है। अब आप कहेंगे साहब कच्चा माल खरीदने की कोई प्रक्रिया होती है, निश्चित रूप से होती है। कुछ उद्यमी सोचते होंगे हम 1 महीने का स्टॉक रखेंगे, 15 दिन का स्टॉक रखेंगे या 4 दिन में खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से इस निर्णय के आधार पर आपको जो पिछली यूनिट में आपने पढ़ा है उसके आधार पर आपको तय करना पड़ेगा कि आपके कार्यशील पूंजी का लेवल क्या होगा। तो आपको इसमें यह बताया जाएगा कि आप कच्चा माल क्रय की कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, जो आपकी चल संपत्तियां हैं, मोबाइल एसेट जिसको हम बोलते हैं, जो ऐसी संपत्तियां जो 1 साल के अंदर मतलब साल भर के अंदर जिसको हम केस में परिणित कर सकते हैं, वो सब हमारी चल संपत्ति के अंतर्गत आती है। तो चल संपत्तियों का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ये भी आपको इस इकाई में पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ साथ माल का प्रबंधन, जो हमारा स्टॉक है उस स्टॉक को हम कैसे मैनेज करेंगे। देखिए जब हम कोई व्यवसाय उद्योग लगाते हैं तो आपका एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, एक आपका अर्धनिर्मित माल होता है जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं, चालू कार्य जिसको हम बोल सकते हैं, एक आपका फिनिश गुड होता है, निर्मित माल होता है। इन सारी चीजों का प्रबंधन हमें कैसे करना है ये आपको इस इकाई के दौरान पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ साथ गुणवत्ता प्रबंधन, आप सब जानते हैं आज की तारीख में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट यदि किसी चीज का मार्केट में तो आपकी गुणवत्ता है। हम उस चीज को खरीदना पसंद करते हैं जिसकी क्वालिटी प्रॉपर हो। तो क्वालिटी मैनेजमेंट पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारी क्वालिटी को मैनेज करें। इसके लिए ISO क्या होता है, ISI मार्क क्या होता है, FPO क्या होता है, एक मार्क क्या होता है, ये सारी चीजें संक्षेप में आपको जानने का मौका मिलेगा कि ये सब गुणवत्ता के सूचक हैं, इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए मैं कहाँ आवेदन करना होगा, ये चीजें आपको इस इकाई में पढ़ने को मिलेगी। इसके साथ साथ कर्मचारी प्रबंधन, जब आपकी इंडस्ट्री बड़ी होगी, जब 1 से अधिक 5, 10, 20, 50 कर्मचारी यदि आपके यहाँ काम करेंगे, लेबर यदि आपके यहाँ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उनके प्रबंधन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। समय पर उनको वेतन मिले, समय पर उनका जो कार्य करने का वातावरण है वो व्यवस्थित हो, उनके काम के घंटे व्यवस्थित हो। ये सारी चीजें व्यवसाय में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो कर्मचारी प्रबंधन भी आपको देखना पड़ेगा। संक्षेप में आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से हम सेवी वर्ग की प्रबंधन को बनाए रख सकते हैं, कर्मचारी का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इसी में आप पढ़ेंगे पैकिंग। देखिए अगर आपकी सब चीज अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, गुणवत्ता भी आपकी बहुत अच्छी है, परंतु यदि उसकी पैकिंग पे भी आपने फोकस नहीं किया तो आपकी जो गुणवत्ता है प्रोडक्ट की वो कहीं पैकिंग की वजह से जो उसको लाभ मिलना चाहिए, जितनी आपको एडवांटेज आपको मिलना चाहिए, जितना प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए, जितने कस्टमर आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए पैकिंग पर भी हमें देके विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। इसमें आपको बताया जाएगा कि पैकिंग की भी ट्रेनिंग आजकल होती है। आप समझेंगे पैकिंग की भी कोई ट्रेनिंग होती है, निश्चित रूप से पैकिंग की भी ट्रेनिंग होती है। 3 दिन, 5 दिन, 4 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप
इस प्रकार के खाद्य पदार्थ से रिलेटेड भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एयर टाइट पैकिंग की ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी पैकिंग की टेक्निक, जिसको कैसे जानेंगे, सीखेंगे, हम आगे चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एजेंसियां, संस्थाएं जो हमें पैकिंग की ट्रेनिंग भी उपलब्ध करा सकती है। अंतिम है, इसी इकाई का जो नेक्स्ट पार्ट है कि वस्तु बेचना भी एक कला है। ये आप सब लोग जानते हैं। वस्तु बनाना आज की तारीख में बड़ा आसान है। आज बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध है जिससे आप बनाना सीख जाएंगे। आज स्थिति आप जहां भी बैठे हो, चाहे आप गुना डिस्ट्रिक्ट में कहीं हो, चाहे शाजापुर में हो आप, या कहीं आप सागर के किसी दूरस्थ क्षेत्र में हो, आपको वहां पर भी ट्रेनिंग उपलब्ध हो जाएगी वस्तुओं के निर्माण करने की, बनाने की। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है कि वस्तु को बेचेंगे कैसे। तो आपको बेचने की कला के दौरान इसमें बताया जाएगा कि आप किस प्रकार की मार्केटिंग प्लानिंग आपकी हो, किस प्रकार से आप बाजार को समझें। ये सब चीजें आपको इस इकाई के अंदर पढ़ने को मिलेगी। मतलब सीधी बात है, उपभोक्ता प्रबंधन भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उपभोक्ता प्रबंधन का मतलब होता है उपभोक्ता क्या खरीदता है, कब खरीदता है, कैसे खरीदता है, किसके साथ खरीदता है। ये सारी चीजें आपको उपभोक्ता प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगी। और इसी में आप पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि समय की मर्यादा है, हमारे पास समय भी कम है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ चीजें ध्यान रखें। किसी ने कहा है निर्णय सही हो, बिल्कुल से ठीक है, निर्णय सही हो, इसके साथ ये भी जरूरी है कि निर्णय सही समय पर हो। अगर आपका निर्णय सही समय पर नहीं है तो क्या होगा, आप उसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने इसी प्रकार किसी वस्तु को बेचने का प्लान कर लिया किंतु प्लानिंग का समय भी आपका सही नहीं है तो क्या होगा, आपको एडवांटेज प्राप्त नहीं होगा। हमें समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखना है। तो समय प्रबंधन को भी संक्षेप में आप जानेंगे इस इकाई के दौरान। अगली इकाई आपकी यूनिट नंबर 5 है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आप जानेंगे। नियामक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हैं, यदि आप जिले के किसी कॉलेज में अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिला व्यापार उद्योग केंद्र का बोर्ड लगा हुआ आपने कि जिला व्यापार उद्योग है। हम समझते हैं जिला व्यापार उद्योग केंद्र है, परंतु मैं आपको ये चीज बता दूं, यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जाना चाहते हैं, स्वरोजगार के फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की गतिविधियों को जानना पड़ेगा। क्योंकि जिला व्यापार उद्योग केंद्र पहली सीढ़ी होती है, प्रथम सीढ़ी होती है, जिसके माध्यम से हम हमारे व्यवसाय को बड़ा आकार दे सकते हैं। तो आप जिला व्यापार उद्योग केंद्र के कौन कौन से कार्य होते हैं, उसकी क्या भूमिकाएं होती है, ये पढ़ने को आपको मिलेगा। इसके साथ साथ यदि हम कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जिससे प्रदूषण प्रभावित हो रहा हो, प्रदूषण दूषित होता हो, आपका पर्यावरण पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तो इस कंडीशन में हमें पर्यावरण निवारण मंडल से भी अनुमति लेना पड़ेगी। यदि हम फूड प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, मेडिसिन बनाना चाहते हैं, या हम कॉस्मेटिक्स गुड्स के फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से भी अनुमति लेना पड़ेगी। जब आपको इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको विद्युत विभाग से, पावर कनेक्शन के लिए भी आपको विद्युत विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप अपना स्वयं का कारखाना स्थापित करेंगे तो कारखाना स्थापित करने के पहले आपको नगर निगम वगैरह से भी अनुमति लेना होती है। तो ये सारी जो नियामक संस्थाएं, इन सारी नियामक संस्थाओं के बारे में आपको इस इकाई के दौरान पढ़ना समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब आपने नियामक संस्थाओं को जान लिया है तो ऐसी कौन सी संस्थाएं जो आपको व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो उसमें आपका खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग है, बोर्ड है, मध्य प्रदेश वित्त निगम है, अनुसूचित बैंक है, मध्य प्रदेश का महिला आर्थिक विकास निगम है। ये सारी वे संस्थाएं जो आपको स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्त उपलब्ध करवाएंगी। इनका सहयोग आपको लेना होगा। ये संस्थाएं वे हैं जिसमें कुछ संस्थाएं वे भी हैं जो आपको उद्यमिता के प्रति अवेयर भी करती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाती है, उद्यमिता विकास प्रोग्राम भी चलाती है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चलाती है। तो इस प्रकार की ये जो जितनी भी संस्थाएं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, जानना है। और ये वास्तव में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इन संस्थाओं के बारे में न केवल पढ़ें बल्कि ये संस्थाएं कहाँ पर हैं वो भी जानने की कोशिश करें। नेट पर जाके सर्च करें और जाके इनके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करें। जैसे छात्राएं बैठी अगर चाहती कि मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की कौन सी योजना है, अगर मैं आपको योजनाएं गिनाऊंगा तो अभी काफी समय हो जाएगा। काफी इनकी योजना है। अगर हम वित्त निगम की इनकी कई योजनाएं, अगर खाद्य ग्रामोद्योग आयोग की बात करें, कई योजनाएं इनकी संचालित है। हमें इन योजनाओं के बारे में जानना समझना पड़ेगा। इसके बाद अब आती है स्वरोजगार मूलक योजनाएं कौन सी है। देखिए, आपने देखा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का नाम परिवर्तित हो गया है। 31 मार्च 2008 के बाद यह योजना एक नए स्वरूप में हमारे सामने है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक नई स्कीम है जो 31 मार्च 2008 से प्रारंभ हुई है।
इसके अलावा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, जो बीपीएल के हमारे विद्यार्थी हैं, यदि वो चाहते हैं कि छोटी इकाई अपन लगाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा लोन की आवश्यकता नहीं है, तो हम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हमारे ऐसे विद्यार्थी जो SC/ST कैटेगरी के हैं, वो रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना से जुड़ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है जिसमें मार्जिन मनी आपको मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से बैंकों को उपलब्ध कराई जाती है। मार्जिन मनी वह मनी होती है जो एक उद्यमी को अपने स्वयं के पॉकेट से लगाना होती है। यह योजना के माध्यम से आपको जो मार्जिन मनी, जो बैंक आपसे कहेगा कि इतना पैसा आप लगाइए इस प्रोजेक्ट में, वो पैसा आपको इस योजना के तहत प्राप्त होगा। और अन्य हमारे जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जो जनरल में आते हैं, पिछड़ा में आते हैं, दीनदयाल स्वरोजगार योजना है, जिसके माध्यम से आप मार्जिन मनी मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त करके अपने व्यवसाय को रन कर सकते हैं। मतलब ऐसी कई योजना शासन ने लगा रखी है। आपको तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आपको सुन के आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का फाइनेंस आपको मिल सकता है इंडस्ट्री लगाने के लिए। यदि आप सेवा उद्योग में जाना चाहते हैं, 10 लाख तक का आपको फाइनेंस मिल सकता है इस योजना के तहत। और यही नहीं, एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है जिसकी आगे अपन चर्चा करेंगे इसी पार्ट में, अनुदान कौन कौन सी। अगर सब्सिडी की बात करें तो इसमें ग्रामीण अंचल में 35% तक की सब्सिडी, शहरी क्षेत्र में 25% तक की सब्सिडी, मतलब अगर आप 1 लाख का लोन लेंगे तो 25,000 रुपए आपको सरकार उपलब्ध कराएगी। तो बहुत बड़ा अट्रैक्शन इन योजनाओं के माध्यम से हमें दिया जाता है। और देखिए, हर व्यक्ति बैंकर चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति हमसे जुड़े, इन योजनाओं में वे व्यक्ति भाग लें जिन्होंने इन सारी चीजों को समझ रखा हो, जान रखा हो, जो प्रोजेक्ट के बारे में समझते, प्रोजेक्ट होता है क्या, प्रोजेक्ट चलाया कैसे जाता है, जिनको इन सब चीज की नॉलेज होती है, जानकारी होती है, वो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संचालन भी करते हैं और हमें बैंकर्स के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, एक संक्षेप में आपसे ये भी चर्चा कर दूं कि हमारा आपके महाविद्यालय में कैरियर गाइडेंस प्रपोज गठित है। हमने वहां पर भी कहा है कि कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो उद्यमी जिन्होंने अपने व्यवसाय उद्योग संचालित किए, वो भी आपसे चर्चा करें, वो भी जाने, बैंकर्स भी आपके बीच में आए और इन योजनाओं के बारे में आपको हालांकि किताब में तो आप, बुक्स में तो आप पढ़ेंगे कि योजना होती क्या है, पर यहाँ मैं आपको एक चीज ये और बताना चाहता हूँ कि इन योजनाओं में समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं। अब आपने आज अगर कोई बुक परचेस कर लिए और मान लीजिए 1 माह बाद उसमें कोई परिवर्तन हुआ किसी योजना में, सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी या कम कर दी, या सरकार ने उस योजना में उद्योगों की सूची में कुछ नए उद्योग ऐड कर दिए, तो उन चीजों की जानकारी आपको मिलेगी समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, या वे संस्थाएं जिसको आपने इकाई नंबर 4 में पढ़ा, जिला व्यापार उद्योग केंद्र है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, इनसे जाकर हम संपर्क करके जान सकते हैं कि इन योजनाओं में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। और मैं एक चीज ये भी बताना चाहता हूँ, अगर हमें अच्छे नंबर भी प्राप्त करना है, अच्छे मार्क्स, हर सभी विद्यार्थी की इच्छा होती है अच्छे नंबर आए, तो अच्छे नंबर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन योजनाओं में जो समय समय पे जो परिवर्तन होता है, इन परिवर्तनों को भी हमें हमारे इन टॉपिक्स के जो आप नोट्स तैयार करेंगे उसमें हमें शामिल करना है। इन चीज पर आप इसे ध्यान रखें। इसी इकाई में नेक्स्ट है विभिन्न अनुदान योजनाएं। अभी आपको बताया था पहली इकाई में आपने पढ़ा मोटिवेशन, कि आपको अभिप्रेरित कैसे किया जाता है। अभिप्रेरणा के सारे बिंदु आपके ही हैं। कोई ये जो ऊपर की स्वरोजगार योजना है, इन योजनाओं में आपको पूंजी अनुदान भी मिलता है, मतलब जो आपको अपने पॉकेट से लगाना है वो आपको सरकार उपलब्ध कराती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 2 लाख का प्रोजेक्ट है और बैंक आपसे कहता है कि आपको 10% अपने स्वयं के पॉकेट से लगाना है, अब मान लीजिए वो पैसा भी आपके पास लगाने के लिए नहीं है, तो आप किस प्रकार से इस मार्जिन मनी पे अनुदान आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको ऊपर की जो योजना जो आपने देखी है, इन योजनाओं के माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्याज अनुदान, जैसे बैंक कहती है आपको 13% या 12% ब्याज देना है, सरकार कहती नहीं साहब हमें कुछ वर्ग के विद्यार्थियों को आगे लाना है, कुछ वर्ग के व्यक्तियों को हमें आगे लाना है, तो हम एक काम करते हैं कि आप बैंक तो 12% ले, परंतु मतलब बैंक लेगा 12%, परंतु 2, 4 या 5% सरकार, मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार कहती है ये हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ब्याज अनुदान के बारे में आप पढ़ेंगे, आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से किस किस प्रोजेक्ट में ब्याज अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश का संबंधित छूट, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको भेजना है, एंट्री टैक्स वाली जो बात होती है उसमें भी कई उद्योगों को छूट प्रदान की जाती है, वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जैसे आपके करोड़ों का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी क्या होता है, सरकार उस बात के लिए भी आपको अनुदान उपलब्ध कराती है कि आप इस चीज के लिए भी सरकार आपको पैसा उपलब्ध कराती है। तो तमाम प्रकार की जो अनुदान की योजना है, अनुदान की जो स्कीम्स है, इनको भी आपको इस इकाई के दौरान पढ़ने को मौका निश्चित रूप से मिलेगा। इसी प्रकार हमारी जो
छात्राएं बैठिए, महिला उद्यमियों के लिए कई प्रकार की प्रेरणाएं, कई प्रकार की योजनाएं, ये भी आपको इसी इकाई में पढ़ने को मिलेगा। हमारे वे विद्यार्थी जो एसटी कैटेगरी के हैं, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम की कौन सी योजना है इसको आप जानेंगे। एसटी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, अंत्योदय निगम की कौन कौन सी योजना है उसको आप जानेंगे। पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, इनके लिए भी अलग से वित्त विकास निगम की कई योजनाएं, इन योजनाओं को आपको पढ़ने का मौका इस इकाई के दौरान मिलेगा। तो ये आपका पूरा समझता हूँ पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर आप सीरियसली भी आप पढ़ेंगे तो मैं आप समझते हैं कि जो विद्यार्थी होंगे जो सोच रहे होंगे कि ठीक है हम भी अगर हमें कुछ जानकारी मिल जाएगी तो हम भी हमारा एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, हम भी व्यवसाय उद्योग लगा लेंगे। आप इन सारी चीजों को यदि ठीक तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। किसी का प्रश्न हो, क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, क्योंकि आज हमने चर्चा केवल सिलेबस पर की है। सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपके को लिख के रखिएगा, तैयार रहिएगा। हम निश्चित रूप से आपके व्याख्यानों में सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उपलब्ध कराएंगे, उपलब्ध देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी यदि आपको सिलेबस को लेकर यदि कोई प्रश्न यदि आपका हो, पाठ्यक्रम को लेकर यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा। सर मेरा नाम राजा वास्कले, मैं एसएन कॉलेज खंडवा से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि परियोजना प्रतिवेदन क्या है और इससे हमारे जीवन में इसमें क्या मूलभूत क्या हो सकते हैं? देखिए, परियोजना प्रतिवेदन जब आप उस यूनिट पे जाएंगे, जब आपको लेक्चर जब आप देंगे तब आपको निश्चित रूप से बताएंगे। परियोजना का मतलब होता है एक योजना का आर्थिक स्वरूप क्या हो, मतलब आप उसमें कितना पैसा किस चीज पर लगाएंगे, इस चीज का जो डिटेल जो इसमें दिया जाता है उसको बोलते हैं परियोजना प्रपत्र। अब आप परियोजना की बात उसकी ना करें जो आपको 6 सेम में करना है, उसमें कोई डाटा नहीं देना होता है। परंतु जब हम बिजनेस का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका आर्थिक पहलू क्या है बिजनेस का, हम कितनी चीज किसमें लगाएंगे, इन चीजों के बारे में जिसमें डिटेल जानकारी दी जाती है उसको बोलते हैं परियोजना। सर ये क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि जैसे कि परियोजना प्रतिवेदन तैयार कैसे किया जाता है? देखिए, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को पहले स्टडी करना होगी। उसके लिए मार्केट सर्वे आपको करना पड़ेगा। आप खंडवा में रहते हैं और आप खंडवा में कोई व्यवसाय लगाना चाहते हैं, पहले आप खंडवा में जाके देखिए किस प्रकार की इंडस्ट्रियां हैं और यहाँ पर किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाने की संभावना है। जब आप उन चीजों को आप ढूंढ लेंगे तो आपने अपनी परियोजना बनाने का जो प्रारंभिक इंट्रोडक्शन वाला फेज है वो आपने पूरा कर लिया। जब आपने इंट्रोडक्शन फेज पूरा कर लिया फिर आप ये देखिए कि इसमें कौन सी बेहतर आपके यहाँ पर है या कौन कौन सी स्वरोजगार की योजनाएं जिनके माध्यम से आपको लोन मिल सकता है, वो सारी चीजें आपको इसमें बताना पड़ेगी कि आप किस चीज में जाएंगे और उसका आपका आर्थिक पहलू उसका क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, आपकी फिक्स कैपिटल कितनी होगी, आपका पी कितना होगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी चीजें आपको इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत बताना होगी। जब आप इस इकाई पे जब हम आपको व्याख्यान देंगे तब आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि किस प्रोजेक्ट के लिए मैं किस प्रकार से या किस उद्योग के लिए किस प्रकार से मैं परिवर्तन करना हूँ। थैंक यू सर। सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बोल रही हूँ, मुल्ताई से। मेरा नाम दीपिका परिहार है। उद्यमिता क्या होती है? ये आपको समझना उद्यमिता क्या होती है। अगले जो हमारी यूनिट जब आपको व्याख्यान में आपको बताएंगे तो सीधी बात है, उद्यमिता का मतलब होता है रिस्क लेने की क्षमता का विकास करना, व्यवसाय उद्योग का संचालन करना। ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में आता है। इनोवेशन करना, नया करना बिजनेस में, ये उद्यमिता के अंदर आता है। उद्यमिता का मतलब होता है, उद्यमिता मतलब केवल व्यवसाय उद्योग लगाना नहीं है। उद्यमिता का मतलब होता है एक व्यक्ति की जीवन शैली, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी हो, लाइफ स्टाइल सीखने का मौका जो देता है तो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यदि आप पूरे एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट यदि आप पढ़ेंगे तो आपका जीवन को जीने का जो तरीका है वो आपका बदल जाएगा। क्योंकि जो एक एंटरप्रेन्योर में जो होना चाहिए यदि वो यदि आप में आ गए तो क्या होगा, आप में एंटरप्रेन्योरशिप की तो हम रोजगार के प्रति हमारे विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करें, ये शिक्षा कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप।
क्या था? ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपसे जब मुलाकात होगी तो हम जितने टॉपिक्स आपको बताए गए इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।